अच्छा बेटा, आज हम ये पेपर सॉल्व करेंगे। कल हमने अक्टूबर नवंबर 22 सॉल्व किया था। ठीक है, आज अक्टूबर नवंबर 23 ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 2। टाइम 1 hour 45 minutes, और ये न्यू पैटर्न के हिसाब से पेपर है। ठीक है, 80 मार्क्स है और कोई इसमें सेक्शन नहीं है, तो कंप्लीट पेपर आपको सॉल्व करना है। अच्छा जी, तो चूज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कंपाउंड्स टू आंसर दीज क्वेश्चंस। Each compound may be used once, more than once, or not at all. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? आइडेंटिफाई अ कंपाउंड, आइडेंटिफाई अ कंपाउंड दैट इज वेस्ट गैस फ्रॉम डाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो फ्रॉम डाइजेशन एनिमल्स इट इज मीथेन गैस। जी बिल्कुल ठीक है, मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है वो एनिमल डाइजेशन से रिलीज होती है। टर्न्स ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड, टर्न्स ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड थिंग। सो दिस इज टेस्ट फॉर वाटर। तो वाटर जो है ये ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड को टर्न करेगा। सो दिस इज वाटर। रिएक्ट्स विद इथीन, रिएक्ट्स विद इथीन अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो इथीन के साथ रिएक्ट करेगा, इथेनॉल बनाएगा एट हाई टेम्परेचर। अगेन इट इज वाटर। ठीक है, वाटर की हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स की बात हो रही है। तो वाटर अगर हम ऐड करेंगे इथीन में, ठीक है, तो इथेनॉल बनेगा। इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विद carbon dioxide, when react with moisture, we get glucose. So it is a product of the photosynthesis की equation क्या है? Carbon dioxide reacting with water, it results in glucose and oxygen। ठीक है, फिर इसको आप बैलेंस कर लें। तो ग्लूकोज एंड लास्ट वन क्या है? Contains an anion with a charge of -2. Ion, an anion with a charge of -2. Magnesium oxide। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जी बिल्कुल, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg+2 है, ऑक्सीजन -2 है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो ये तो खैर आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स। मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रोमियम इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। क्रोमियम की बात हो रही है। सोडियम इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम दैट आर डिफरेंट टू दोज ऑफ। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ जी,
अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल. Chromium is a transition element. State two physical properties of chromium that are different to those of sodium. ठीक है. तो क्रोमियम जो है, पहली बात तो ट्रांजिशन एलिमेंट है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, क्रोमियम जो है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा. और इसके अलावा ये हार्ड होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होंगे. और हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होंगे. ठीक है, तो ये आप इनमें से कह सकते हैं. हाँ जी, कलर्ड होंगे. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये कलर्ड होते हैं. तो इनमें से आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन कर सकते हैं. 2 मार्क्स हैं, तो आपने कोई भी 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है. रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द क्रोमियम एटम शोन. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 24. ठीक है जी, 24. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 53 - 24. सो दैट इज इक्वल्स टू. That is equals to 53 minus 24, that is equals to 29. ठीक है जी, 53 - 24, that is equals to 29. अच्छा, उसके बाद क्या है? क्रोमियम 3 ऑक्साइड. क्रोमियम 3 ऑक्साइड Cr2O3 reacts with carbon and chlorine to produce chromium 3 chloride CrCl3 and carbon monoxide. Construct the symbol equation for this reaction. हाँ जी, तो हमने रिएक्शन लिखना है. क्रोमियम डज नॉट, बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है. वो रस्टिंग जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है. यहाँ पे क्या मेंशन हो रहा है? क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, रस्टिंग जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि आपने रिएक्शन लिखना है. क्रोमियम 3 ऑक्साइड Cr2O3 रिएक्ट्स विद कार्बन एंड क्लोरीन. ठीक है, Cr2O3 जो है ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ, और क्लोरीन के साथ क्या बन रहा है? क्रोमियम 3 क्लोराइड CrCl3 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. चलें जी, अब इसको बैलेंस करना है. इसको बैलेंस करते हैं. तो क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक हो गया. उसके बाद ऑक्सीजन 3 है, तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन 3 हो गए, तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन. और 2 3 ज़ 6, तो 3 2 ज़ 6. ये इक्वेशन आपने बैलेंस कर ली. ठीक है, तो 2 मार्क्स हैं. करेक्ट फॉर्मूलाज का 1 मार्क हो जाएगा और बैलेंसिंग का 1 मार्क हो जाएगा. Complete the diagram in figure 2.1 to show the electronic configuration of a sodium ion. Include the charge on the ion. Sodium ion जो है, सोडियम में टोटल 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आयन में ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा. तो सोडियम आयन वुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल. बेटा स्टेट जब आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में तो ही लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे. अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स, तो आप स्टेट सिंबल लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे. ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा. जी बेटा, 2023 पेपर है, पेपर 2, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1. ठीक हो गया, क्लियर है ये? ठीक है जी, तो ये हमने सोडियम आयन का स्ट्रक्चर बना लिया. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ, ठीक है बेटा शरीफ, स्टेट्स जब क्वेश्चन में मेंशन होंगी तो ही आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे. टेबल 2.1 shows the observation made when 4 different metals are heated in oxygen. ठीक है, तो अब 4 मेटल्स की ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं. मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो मेटल इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. ऑब्जर्वेशंस हैं. lanthanum forms a layer of oxide rapidly on the surface but does not burn. ठीक है, तो lanthanum की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ रही है, तेजी से आ रही है, बट ये मतलब आप कह लें कि ये एयर में बर्न नहीं करता. मर्करी डज नॉट फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस. मर्करी लेयर ही नहीं बनाता, मतलब एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करता, नो रिएक्शन. निकल फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड स्लोली. ये स्लोली रिएक्ट विद एयर, स्लोली रिएक्ट विद एयर.
एंड सोडियम बर्न्स रैपिडली, मीन्स कि इसका रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट है। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किसका है? सोडियम का। सेकंड नंबर पे लैंथेनम, थर्ड नंबर पे निकल, और मर्करी तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा। तो पुट द फोर मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, पुट द लीस्ट रिएक्टिव मेटल फर्स्ट। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा हो गया? मर्करी, क्योंकि ये तो एयर से रिएक्ट ही नहीं कर रहा। देन सेकंड नंबर पे निकल, देन लैंथेनम, एंड मोस्ट रिएक्टिव इज सोडियम। ठीक है जी, मोस्ट रिएक्टिव इज सोडियम। अच्छा जी, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन फूड कंटेनर्स एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगता। एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, 2 मार्क क्वेश्चन है। तो व्हाई इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन? बिकॉज it forms a layer of oxide which is non-permeable to moisture and एयर, और एयर में मौजूद ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो ये मॉइस्चर को और ऑक्सीजन को पास नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये जंग से बच जाता है, इस पे जंग नहीं लगता। ठीक है जी। हाँ, नॉट पोरस भी कह सकते हैं आप। ठीक है, वो नॉन परमिएबल लेयर एक ही बात है। नॉन परमिएबल लिख दें या नॉन पोरस लिख दें, एक ही बात है। ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग लेयर लिख दें। ठीक है, ऑक्साइड लेयर बनाता है जो कि काफी स्ट्रांग होती है, जिसमें से मॉइस्चर जो है वो पास नहीं हो पाएगा, एयर पास नहीं हो पाएगी। तो किसी भी तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टेट टू अदर रीजंस व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज करने का एक तो बड़ा जो रीजन है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कॉपर के मुकाबले में इसको यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी। ठीक है, लेस डेंस होता है तो ये मतलब आप कह लें कि इसके गिरने के चांसेस कम होते हैं, लो डेंसिटी। ठीक है, तो ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से इसको कॉपर पे प्रेफर किया जाता है फॉर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स। ठीक है, जो आप कह लें कि हाई हाई ट्रांसमिशन वायर्स होती हैं उसमें एल्यूमिनियम जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा जी, a student investigates the reaction of large pieces of calcium carbonate with dilute hydrochloric acid at 25 degree centigrade. तो large pieces of calcium carbonate है, let's say this is calcium carbonate reacting with hydrochloric acid at 25 degree centigrade. Complete the equation for this reaction by adding state symbols. अब देखिए यहाँ बोला गया है state symbols, तो यहाँ हमें state symbols लगानी है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ने मेंशन है 2 मार्क्स हैं, इसका मतलब 1 मार्क जो है वो यहाँ पे स्टेट सिंबल्स का है, और 1 मार्क जो है वो आपने बेल मतलब स्टेट सिंबल्स हैं। 2 मार्क्स ये दोनों स्टेट सिंबल्स की हैं बेसिकली यहाँ पे मार्क्स। ठीक है जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल द कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1। ठीक है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? सॉलिड। एसिड सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक्वस। कैल्शियम क्लोराइड की स्टेट ऑलरेडी गिवन है। वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? लिक्विड। वाटर लिक्विड, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी गैस। ठीक है जी, तो ये हमने स्टेट सिंबल्स लगा दी। फिगर 3.1 shows the volume of कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। बेटा ये जो स्टेट सिंबल्स है ना, ये लाजमी जो खासतौर पे जो सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं आयनिक कंपाउंड के, जिनको अभी तक याद नहीं है, वो पहली फुर्सत में सॉल्युबिलिटी रूल्स जो हैं वो याद रखें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपको याद होने चाहिए। सॉल्युबिलिटी, कौन से आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है और कौन से आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, तो ये लाजमी आपको याद करने। जिनको भी याद नहीं है वो लाजमी इसको, जो जो चीज़ें याद करने वाली हैं, चार्जेस हो गए, देखिए पेपर से पहले अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखिए जो जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, कैटाइन एनाइन के टेस्ट ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए, और सॉरी पेपर 1 पेपर 2 के लिए। उसके बाद सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं। ठीक है जी, रिएक्टिविटी सीरीज है, कुछ जो फॉर्मूलाज हैं कुछ कंपाउंड्स के, तो ये कलर्स वगैरह हो गए, ये सब चीजें अब आपको याद रखनी है। ठीक है। फिगर 3.1 shows the volume of carbon dioxide gas release as the reaction proceeds. Deduce the volume of carbon dioxide. Deduce the volume of carbon dioxide gas release after 40 seconds. ठीक है, तो आफ्टर 40 सेकेंड्स हमने गैस फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल देख लेते हैं। आफ्टर 40 सेकेंड्स
वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये देख लें, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हम देख लेते हैं कि ये वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। तो फोर्थ ब्लॉक पे कट कट रहा है, कट हो रहा है। आप देख लें ये 30 40, एक जो आपका लार्ज ब्लॉक है ये 10 cm का है, तो एक स्मॉल ब्लॉक 1 cm क्यूब का, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 34, ठीक है, 34। तो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, 34 cm क्यूब प्रोड्यूस हो रहा है। द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम मास ऑफ smaller pieces of calcium carbonate, all other conditions stays the same, ठीक है, सेम मास है बट क्या किया है, स्मॉलर पीसेस यूज किए। Draw a line on the grid in figure 3.1 to show how the volume of carbon dioxide gas changes when a smaller piece of calcium carbonate is used। तो क्योंकि सेम मास है, ठीक है, सेम मास है जी, क्या कह रहे हैं, हाँ जी बेटा, आफ्टर 40 सेकेंड्स देखना है ना, तो 40 सेकेंड्स भी हमने देखा है, 34 cm क्यूब, क्लियर है बेटा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, तो सेम मास है बट स्मॉलर पीसेस है, स्मॉलर पीसेस हैं मतलब सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो सेम गैस बनेगी। अब टोटल गैस कितनी बन रही है, अगर आप देखें यहाँ पे, जो टोटल जो आपके पास गैस बन रही है ये कितनी है, दिस इज 46 cm क्यूब, तो 46 cm क्यूब ही बनेगी। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, मतलब ग्रेडियंट जो है वो बढ़ जाएगा, स्लोप बढ़ जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, जल्दी जो है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इस पे ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल बन, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इसको मिटाई, ये समझ लें ऐसे, ठीक है जी, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये आप देख लें, स्लोप जो है वो बढ़ जाएगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी आप कह लें कि लेट सपोज अगर पहले आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल रही थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, लेट से कि 90 सेकेंड्स लग रहे थे, तो अब स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको जल्दी मिल रही है, एट 60 सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। एक्यूरेसी इसमें मैटर नहीं करती बेटा, कोई कैलकुलेशन से आपने नहीं, आपने जस्ट सिंपल जो है वो ट्रेंड शो करना है कि ट्रेंड क्या है, कि जब आप, यानी ग्राफ आपका सही तरीके से बनी, तो जाहिर सी बात है इसमें मैं बना रहा हूँ तो वो इस वजह से सही तरीके से बन नहीं पा रहा। बाकी ये है कि आपने जस्ट सिंपल ये शो करना है कि ग्रेडियंट जो है वो आपका बढ़ गया है, ठीक है, ग्रेडियंट बढ़ गया है और रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रहा है, टाइम जल्दी अचीव हो रही है, जस्ट ये आपको शो करना है। क्लियर हो गई बात, मोर स्टीपर ग्राफ बन जाए, ठीक है, तो कोई वैल्यूज नहीं है कि आपको गिवन हो कि जी कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, जस्ट आपको शो करना है कि रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन विल कंप्लीट इन स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑल अदर कंडीशंस स्टेज द सेम। पहले कितने टेम्परेचर पे हो रहा था, पहले था एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग कोलिजन थ्योरी हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर्स व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज्ड। हाँ जी, तो क्या होगा जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन है वो, सबसे पहली चीज तो क्या कहती है, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, तो एक पॉइंट तो आपने ये दे दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, उसकी वजह क्या है, दी एज एज टेम्परेचर ड्रॉप्स, एज टेम्परेचर ड्रॉप्स the average kinetic energy of particles decreases, the average kinetic energy of particles decreases, particles move more slowly, ठीक है, मोर स्लो मूव करेंगे तो लेस सक्सेसफुल collision, लेस सक्सेसफुल collisions, ठीक हो गया जी। a sample of carbon dioxide is put into a gas range, a sample of carbon dioxide is put into a gas range, the end of the gas range is then blocked so that no gas can escape,
ठीक है, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक गैस रेंज में फिल करके और उसको ब्लॉक कर दिया, जो उसका एंड है उसको ब्लॉक कर दिया ताकि गैस स्केप ना कर सके। एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द गैस रेंज डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ गैस व्हेन द टेम्परेचर स्टेज द सेम। जी, तो लेट सपोज ये हमारे पास गैस रेंज है, मान लो ये गैस रेंज है, ठीक है, ये इसका प्लंजर है, तो समझे ये गैस रेंज है। अब इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फिल की है, लेट्स से दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो एंड है, द एंड ऑफ गैस रेंज इज देन ब्लॉक, इसको ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, द एंड ऑफ गैस रेंज इज ब्लॉक। अब क्या है, एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाई इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब अगर आप ये प्रेशर प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे, ये जो प्लंजर है ये अंदर की तरफ आएगा, जब आप इसको मूव करेंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम कम होना शुरू होगा, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान गैप्स हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं ये क्लोजर आना शुरू हो जाएंगे। वाई द वाई इंक्रीजिंग द प्रेशर द गैस रेंज डिक्रीज, why increasing the pressure in the gas range decreases the volume, तो volume क्यों कम होगा, because as pressure is increased particles of gas move closer to each other, as in gaseous phase there are gaps between particles, ठीक है जी, पार्टिकल्स के दरमियान गैप्स होते हैं, तो ये सिंपल क्या होगा, क्लोजर मूव करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसंट्रेटेड हाइड्रो कंसंट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड, कंसंट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड। नहीं बेटा, लाइन से मैं कल से डिस्कस कर रहा हूँ, लाइन से बाहर लिखने पर मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, एक दो लाइन अगर एक कुछ थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। हाँ, आप पूरा पेज लिख देंगे तो जाहिर सी बात है वो बैड इंप्रेशन है। बाकी ये कि एक आधी लाइन अगर आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है। कंसंट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, तो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, नॉन रिएक्टिव, ठीक है, कंसंट्रेटेड एक्वस मैग्नीशियम आयोडाइड। तो आयंस कौन कौन से होंगे, मैग्नीशियम आयन Mg2+, आयोडाइड आयन ये तो आ गए इलेक्ट्रोड में से, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट में से। उसके बाद क्योंकि एक्वस मीडियम है तो H+ आयन एंड OH-। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एट ईच इलेक्ट्रोड, रिएक्शन नहीं लिखने, अक्सर बच्चों की आदत होती है हर जगह पे जो है ना वो आपने मतलब वो एक इक्वेशंस लिखते जाते हैं, यहाँ इक्वेशन नहीं मांगी गई आपसे, सिंपल आपसे क्या पूछा गया, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बताना है, तो आपने ये सोचना है एट ईच इलेक्ट्रोड। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की तरफ कौन से आइंस जाएंगे, नेगेटिव आइंस, ठीक है, और क्योंकि कंसंट्रेटेड है दैट मीन्स के आयोडाइड आइंस जाएंगे, आयोडाइड आइंस जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, आयोडीन। अगर डाइल्यूट होता है तो हाइड्रोक्साइड आइन जाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनती है। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैटाइंस जाएंगे, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मैग्नीशियम आयन विल स्टे इन द सोल्यूशन। H+ आयन जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा उसका आयन रिड्यूस होगा कैथोड पे, क्योंकि रिडक्शन होती है, तो हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। जी बेटा, एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा होगा क्योंकि क्लियरली मेंशन है ना कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स। आपने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे इक्वेशन अगर तो होता तो वो लिखते कि राइट द कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन, तो फिर आप इक्वेशन बनाएंगे ना। तो आपने जो आपसे नाम पूछा गया प्रोडक्ट का, तो आपने नाम ही लिखना है, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड, मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड है, ठीक है। कैथोड पे बेटा हाइड्रोजन इसलिए आएगा क्योंकि कैथोड पे ये दो आइंस जा रहे हैं, कौन से, Mg और H+ आयन, ये दो आयंस हैं। अब हमने ये पढ़ा था यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव डिस्चार्ज है कि लेट सपोज ये आपके पास रिएक्टिव, आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रखनी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम
एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, अब जितना रिएक्टिव मेटल होगा, ऑल्दो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, बट इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम आयन है। यहाँ मैग्नीशियम आयन है, दिस इज मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो जितना रिएक्टिव मेटल होगा उसका आयन उतना ही लेस रिएक्टिव होगा, स्टेबल होगा। तो मैग्नीशियम आयन इज मोर स्टेबल, तो ये दोबारा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। H प्लस आयन इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन इजिली। तो जितना लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसका आयन उतना लेस स्टेबल होगा और वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। आइए बेटा बात समझ में। तो कैथोड पे आपने इस तरह से डिसाइड करना है। जी बेटा, अगर डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। अच्छा जी, अब देखें यहाँ कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन है, कंस्ट्रक्ट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड व्हेन मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड। हाफ इक्वेशन मतलब एनोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे रिडक्शन होती है, तो ये हाफ इक्वेशंस कहलाती हैं। दोनों को मिला के लिखते हैं तो फिर वो रिडॉक्स इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम हाफ इक्वेशंस ही लिखते हैं। ठीक है ना। हाँ बेटा, एम जी, अब ये इक्वेशन लिख लेंगे ना, अब देखें एम जी की इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड है ना, तो मोल्टन मैग्नीशियम आयोडाइड में अब सिर्फ दो ही आयंस होंगे। अब आयंस कौन से हैं? मैग्नीशियम आयन Mg2+, और आयोडाइड आयन I-। तो अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, आपके पास मैग्नीशियम आयन ही है। तो अब कैथोड पे Mg2+ जाएगा, कैटाइन कैथोड की तरफ जाते हैं, रिडक्शन होगी, और Mg2+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। Mg2+ जो है इसके ऊपर क्योंकि +2 चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Mg। तो ये कैथोड पे रिएक्शन होगा, रिडक्शन। और एनोड की तरफ आयोडाइड आइन जाएंगे, I-। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, I- विल लूज इलेक्ट्रॉन, I- विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयोडीन। आयोडीन डायटोमिक है तो 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। ठीक है जी, ये हाफ इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं किया, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो यहाँ क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, Mg इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ इक्वेशन है। और ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग करके लिखते हैं तो ये हाफ इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, ये हाफ इक्वेशंस है। डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर एक्वस आयोडाइड आयन, इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए फिर टेस्ट आ गया। ठीक है ना, तो ये अब याद होगा तो आप लिख लेंगे। आयोडाइड आयन का टेस्ट क्या होता है? एड एसिडिफाइड या सिंपल सिल्वर नाइट्रेट लिख दें, एड एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट, या डाइल्यूट एसिड अलग से लिख दें, वो भी ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें? येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है जी, तो आयोडाइड आयन जो है दिस विल गिव येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा जी, आयोडाइड आयन रिड्यूस मैंगनीज 4 ऑक्साइड टू Mn2+ आयंस। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड जी। अच्छा जी, तो क्या हो रहा है? आयोडाइड आयन रिएक्ट कर रहा है मैंगनीज 4 ऑक्साइड के साथ और Mn2+ बना रहा है। MnO2 को रिडक्शन, MnO2 की रिडक्शन हो रही है, Mn2+ हो रहा है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ आयोडाइड आयंस एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, हाउ आयोडाइड आयंस एक्ट इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो itself oxidizes itself, और ऑक्सीडाइज मतलब विच लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब आयोडाइन इटसेल्फ इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आप देखें यहाँ पे आयोडाइड का चार्ज क्या है? -1, और यहाँ क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, -1 to 0, दैट मीन्स इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि आयोडाइड आयन
iodide ion loses electron which are gained by which are gained बाय। अब कौन गेन कर रहा है? MnO2 में इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? आप देखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 इंटू टू -4, तो Mn का चार्ज क्या है? +4। और यहाँ पे Mn का चार्ज क्या है? +2। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, +4 से +2 हुआ है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, तो कौन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? विच आर गेन बाय Mn इन MnO2। तो ये आपने इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब किया है कि आयोडाइड इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मैंगनीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दैट्स व्हाई आयोडाइड आयन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? विच लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, और किसको लॉस किए? मैंगनीज को इन MnO2। ठीक है, तो क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा गया है उसी तरह से उन्हीं टर्म्स में आप उसको आंसर करेंगे ना, तो ये सबसे बेस्ट है। तो इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ना बहुत, असल प्रॉब्लम ही सारी वहां पे आती है जब आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे सही तरीके से, जल्दबाजी में। ये कब होता है? जब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, आपको लगता हो मुझे सब कुछ आता है। देखिए, ये कभी सोच के मत जाइएगा पेपर में मुझे सब कुछ आता है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन पढ़ते ही लगे कि ये तो बहुत आसान है, तो स्टिल उसको देखिएगा, दोबारा पढ़ के अंडरलाइन करें हर चीज को। ठीक है, किसी भी चीज को मतलब आपने ये नहीं समझ लेना कि बहुत आसान पेपर आ गया या बहुत मुश्किल आ गया तो उसको सर पे सवार नहीं कर लेना, टेंशन नहीं लेने। नहीं, जो जो आता जा रहा है आपको उसको सॉल्व करते जाए। ठीक है, मैं तो वन गो में सॉल्व कर रहा हूँ ना, आपको जब पेपर में आप सॉल्व करेंगे तो जहां आपको सवाल मुश्किल लगे उसको छोड़ दें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखिए, आपने 100 मार्क्स के लिए, 100% मार्क्स के लिए पेपर नहीं करना। ठीक है, जितना आपको आता है वो आपने सही करना है, वो गलत नहीं करना। तो जल्दबाजी में कहीं आप आता हुआ गलत ना करके आ जाएं, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है, अच्छे बच्चों का ग्रेड गिरता ही वही है, वहीं पे गिर रहा होता है जब आप आता हुआ गलत करके आ जाते हैं, जल्दबाजी की वजह से। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कभी भी ये मत सोचे कि जी मुझे सब आ गया है और अब तो बस कोई मसला ही नहीं है, ये बहुत। तो आप सवाल को देख के आप कहें ओहो ये मैंने 10 बार लिखा हुआ है, ये तो मुझे बिल्कुल आता है। तो अगर ये मेंटेलिटी होगी ना तो फिर आप गलती कर जाएंगे, और फिर आप आगे बोल होंगे सर मुझे आता था और बस मैंने गलती से ये लिख के आ गया और वो लिख के आ गया। तो ये देखें, एक दफा ही पेपर करना है आपने। अटेम्प्ट आप भले घर में 10 बार पेपर सॉल्व करें, ठीक है, बट एग्जाम वाले दिन आपने एक ही दफा पेपर सॉल्व करना है, वो दोबारा चांस नहीं मिलना। तो इसलिए उसको बड़े गौर से सोच समझ के, वो जो टाइम आपको मिला है ना, उसको आपने पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है। कोई आप 15-20 मिनट पहले उठ जाएंगे तो उसका कोई आपको फायदा नहीं होना। पूरा टाइम यूटिलाइज करें, हर चीज को पढ़ें अच्छे तरीके से, उसके बाद उसका आंसर लिखें। और जितना आप अपनी तरफ से सही करके आ सकते हैं, बाकी जो फिर अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह ताला जो अल्लाह ने लिखा है आपके लिए वो आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, स्टेट दी। बेटा आप अब ये मुझसे बार बार पूछते हैं कि जी कितने ईयर करने हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने ज्यादा कर लो, मिनिमम 5 साल के, पिछले 5 साल के तो लाजमी करें। ठीक है, 2023 से लेके कम से कम 2019 तक के, ये तो आपने किए हो, ये मिनिमम है। ठीक है, फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो ज्यादा करें। और एक और मेरा मशवरा है कि अगर आपने 2019 से लेकर, ये मेरा मशवरा है, 2019 से लेकर अगर 2023 तक के पेपर आपने कर लिए हैं, ठीक है, तो देख लें 18-17 का पेपर भी करके देख लें। ओ लेवल्स में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप 22 ही सॉल्व करें, 21 ना करें, क्योंकि तकरीबन सेम मिलते जुलते होते हैं। तो इसलिए आप अगर 22 कर रहे हैं तो बस 22 ही करते रहें, 21 देख लें, अगर कुछ उसमें डिफरेंट पेपर आए तो वो कर लें। नहीं तो उसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए अभी, क्योंकि जब आप पेपर आपके मतलब जब जिस दिन होगा तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस के लिए IGCSE 0620 कोड है, 0620, इसका पेपर 4 एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, ये आपको अगर मौका मिले तो पिछले 1-2 सालों के ये सॉल्व कर लें, बिकॉज ये ऑलमोस्ट अब सेम ट्रेंड पर है, सेम पेपर पैटर्न है। ये भी 80 मार्क्स का पेपर है, टाइम इसका कम होता है, 1 आवर 15 मिनट्स, बट ये है कि पेपर पैटर्न सेम है। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है, एक एक्स्ट्रा माइल जो है वो रन करना है, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप IGCSE का 0620 जो है, बजाय इसके कि आप अपने ही पुराने पेपर 2013-14 के सॉल्व करें, उससे बेहतर है, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये एक्सटेंडेड, इसका एक कोर वर्जन होता है, कोर नहीं, T4 आपने सॉल्व करना है, एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है ना, ये सॉल्व करें।
इससे आपको काफी ज्यादा, मतलब ये थोड़ा सा हमारे से तकरीबन मैं कहूँगा कि मतलब 19-20 का फर्क होता है, थोड़ा सा मुश्किल आपको शायद लगे, बट इसको सॉल्व कीजिएगा, ये बड़ा आपको हेल्प करेगा। हो सकता है कोई सवाल आ जाए वहां से ही इसमें आ जाए, अक्सर ऐसा हो जाता है, वहां के 22-23 में सवाल आया हो यहाँ पे आ जाए। तो ऐसा नहीं कि अभी सारे अपने पे, जिन्होंने ये भी नहीं किए वो अपने वाले छोड़ के वो करना शुरू कर दें, पहले अपने वाले सॉल्व करें उसके बाद वो कीजिएगा। जिन्होंने कर लिए उनके लिए बोल रहा हूँ। अच्छा जी, स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हो वो क्या कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है जी, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। अरे बेटा पेपर सॉल्व करने दो, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स, मैं तो कहूँगा सबसे कम मिनिमम कम से कम भी 80 मार्क्स होने चाहिए आपके पास, 80 से कम आने नहीं चाहिए। अब आप देख लें कितने आ रहे हैं आपको। ठीक है, 60 to 80 के दरमियान में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। फॉस्फोरस 3 आयोडाइड। अभी P4 की बात नहीं करो भाई, अभी पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, फॉस्फोरस 3 आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड when phosphorus reacts with iodine. Complete figure 4.1 to show the dot and cross diagram for a molecule of phosphorus 3 iodide. तो अब फॉस्फोरस आप देख लें ग्रुप 5 का एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप 5 का एलिमेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1, 2, 3। आयोडीन ग्रुप 7 का है, आयोडीन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब आयोडीन क्योंकि ग्रुप 7 का है तो पीछे कितने रह गए इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। तमाम आयोडीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और फॉस्फोरस ने 3 शेयर कर लिए, 2 इसके पास बच जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन ईच आयोडीन एटम, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन ईच आयोडीन एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन फॉस्फोरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। फिगर 5.1 shows the displayed formula of compound A। ये कंपाउंड ए है, अल्कीन है और इसमें अल्कोहल भी है। On figure 5.1, draw a circle around the functional group that reacts with aqueous bromine। तो aqueous bromine के साथ कौन रिएक्ट करेगा? अल्कीन रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, अल्कीन रिएक्ट करेगा। डिस्क्राइब द कलर चेंज when X's compound A is added to a few drops of aqueous bromine in a test tube। जी, तो जब आप X's compound A को ऐड करेंगे, ठीक है, तो सब तो डिस्क्राइब द कलर चेंज, describe the color change when excess compound A is added to few drops of aqueous bromine in a test। तो कलर ऑफ aqueous bromine क्या होता है? ब्राउन होता है। और कलर आफ्टर एडिशन टू, ये अल्कीन का टेस्ट है तो क्या हो जाएगा? इट डीकलराइज। अल्कीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा, बिकॉज डबल बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन उस पर ऐड हो जाएगा। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है। C4 हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 H8O, C4H8O, C4H8O। ठीक है जी। एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। सॉरी। कंपाउंड ए, compound A is a liquid at room temperature। Describe the motion and separation of the particles in a liquid। ठीक है, तो in a liquid particles क्या होते हैं? दे लिक्विड फेज में क्या होता है? पार्टिकल्स जो हैं ये although they are still in contact with each other। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये लिक्विड फेज है, तो लिक्विड फेज में क्या हो रहा था कि पार्टिकल्स जो है दे आर स्टिल वेरी मच इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो दे स्लाइड, मूवमेंट क्या होती है इनकी कि दे स्लाइड ओवर ईच अदर, स्लिप कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। एंड सेपरेशन जो है ये दे आर स्टिल इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इन कांटेक्ट विद ईच अदर।
ठीक है, मूव यानी दे आर नॉट वाइडली सेपरेटेड, बट ये कि ये आपस में क्लोज कांटेक्ट के अंदर होते हैं। हाँ जी, C4H7OH लिख दें। बट क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी आइटम्स है उनको एक साथ कंबाइन करके लिखना है। तो बेहतर ये है कि आप उसको पूरा उसी तरीके से लिखें जो उसका तरीका है, बजाय इसके कि फिर बाद में आप सोचें मैं ऐसे लिख के आ गया और अब ये सही है या गलत है। ठीक है, ये ध्यान में रखें। सेपरेशन मतलब कि उनमें कितना गैप है। ठीक है, तो वो गैप की बात कर रहे हैं। जैसे लिक्विड फेज, सॉलिड फेज में देर देर इज नो सेपरेशन, सॉलिड फेज में क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं, नो सेपरेशन। लिक्विड फेज में मतलब आप कह लें कि दे आर स्टिल इन कॉन्टेक्ट, क्लोज टुगेदर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट में होते हैं, क्लोज टुगेदर कह दें। और गैस फेज में क्या होगा, दे आर वाइडली सेपरेटेड, सेपरेटेड होगा ना, तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ऑरेंज ब्राउन एक ही बात है। ठीक है, वो कलर्स के शेड है, वो एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, एमएस में ऑरेंज लिख दिया तो कोई लाजमी नहीं है कि आपने, और आप ठीक है ऑरेंज ब्राउन ये एक मतलब उसमें ही काउंट हो गया, तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको इस पे भी ना। ब्राउन लिख दें, ऑरेंज लिख दें, ठीक हो गया। वो बेसिकली डिपेंड कर रहा था क्योंकि एक्वस है, तो वो मतलब नॉर्मली हम ब्राउन जो है वो आयोडीन के लिए वो ठीक है, एक्वस आयोडीन जो है उसके लिए नॉर्मली ब्राउन जो है, बट क्योंकि मेरे जहन में ब्राउन रहता है तो मैं ब्राउन लिख देता हूँ। एक्वस आयोडीन के लिए नॉर्मली आपके सिलेबस में एक्वस आयोडीन के लिए ब्राउन, क्योंकि वाटर में जाके ये पार्शियली डिजोल्व होते हैं, तो ज्यादा बेहतर यही है कि आप ब्राउन की जगह पे ऑरेंज लिखें, बिकॉज वो कलर शेड थोड़ा सा लाइट हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन के लिए वो ये किया जाता है कि एक्वस आयोडीन ब्राउन और एक्वस ब्रोमीन जो है वो ऑरेंज। ठीक है, बट अगर आप कहीं पे ब्राउन भी लिख के आ रहे हैं तो वो उसको एक्सेप्टेबल करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। हाँ, जहाँ कंपैरिजन आएगा जिस सवाल में, वहां आपको ब्राउन मतलब आपको शो करना पड़ेगा कि ब्राउन मतलब जो आयोडीन वाला है वो थोड़ा डार्क होगा और ब्रोमीन वाला थोड़ा लाइट होगा। तो ये सिर्फ मतलब कंपैरिजन के लिए यूज किया जा रहा होता है, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी शेड लिखेंगे तो वो करेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना। बेटा अगर डीकलराइज हुआ है तो बस ये इसका मतलब आपको इससे ज्यादा टेस्ट तो करना नहीं है ना तुम्हें पेपर में। ये जस्ट एक सिंपल थ्योरी का पॉइंट है, तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि अल्कीन में ब्रोमीन ऐड करेंगे तो वो डीकलराइज हो जाएगा, बस ये टेस्ट है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, इससे ज्यादा आगे की नहीं सोचो। फिलहाल अभी पेपर के लिए बस इतना ध्यान में होना चाहिए कि जब आप ब्रोमीन ऐड करोगे अल्कीन में तो वो डीकलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में अल्कीन मौजूद है, तो अल्कीन के अंदर जब आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो एडिशन रिएक्शन होगा, और एडिशन रिएक्शन की वजह से वो डीकलराइज हो जाएगा। समझ आ गई बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिगर 5.2 शोज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी। ठीक है, ये कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर है। कंपाउंड बी इज पॉलीमराइज्ड। ड्रॉ टू रिपीट यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर फॉर्म व्हेन कंपाउंड बी इज पॉलीमराइज्ड। तो अब पॉलीमर फॉर्मेशन के वक्त आपको मालूम है कि आपने सिर्फ जो डबल बॉन्ड है, ठीक है जी, ये शो करने। ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा और इसके अराउंड जो है वो एडिशन होगी। अब आप देखें दोनों कार्बन के साथ ग्रुप कौन कौन से हैं। इस कार्ब जो पहला कार्बन है मतलब जो डबल बॉन्डेड कार्बन है हम उसको देख रहे हैं, तो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ H और CH3, और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी H और CH3। तो हम इसको इस तरीके से बना देते हैं कि कार्बन और ये डबल बॉन्डेड कार्बन, पहले कार्बन के साथ H और CH3, और दूसरे कार्बन के साथ भी H और CH3। मैंने अपनी आसानी के लिए एक को ऊपर एक को नीचे बना दिया ताकि इजीली ड्रॉ हो जाए। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को आपने दो बार रिपीट कर देना है। डबल बॉन्ड बीच में से हटाते हैं। ठीक है, ये बीच में से डबल बॉन्ड हट गया क्योंकि एडिशन पॉलीमर है। अब इसी को दो बार रिपीट कर दें। रिपीटिंग पैटर्न जो है वो हम बना देते हैं। सेम आपने इसी स्ट्रक्चर को दो बार रिपीट कर दिया। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिंपल क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और मॉलिक्यूल आपस में जो है वो कनेक्ट होते जाते हैं, सेम मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते जाते हैं। ठीक है, वही चीज आपने बार बार रिपीट करते जाए, तो डबल बॉन्ड टूटेगा और नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कनेक्ट होते जाएंगे। तो अब ये दो रिपीट्स हो गई। ठीक है, ये फर्स्ट रिपीट है, ये फर्स्ट रिपीट है, और ये सेकंड रिपीट। एक ही स्ट्रक्चर को आपने दो बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है।
दोबारा कैसे समझाऊं बेटा, ड्रॉ करके आपके सामने ही है। आप मुझे बताएं इसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई जरूरी नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ ब्रैकेट बनाई है कि दो रिपीट्स आपको नजर आ जाए। ठीक है, आपने सिंपल ये देखना है बेटा एडिशन पॉलीमर्स के अंदर कि आपके पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके साथ कौन से दो ग्रुप कनेक्ट है। इसके साथ ये H और CH3 था, तो हमने इसको, मतलब आपने पहले डबल बॉन्डेड कार्बन बनाया। अब इसके साथ देखें, लेट से इस कार्बन के साथ एक H है, वो H हमने ऊपर बना दिया, और जो CH3 ऐसे लेफ्ट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर CH3 है, मैं इसको बॉटम पे लेकर आ गया ताकि मेरे लिए डबल बॉन्ड्स को ऐड करना आसानी हो। तो मैंने यही जो CH3 है इसको मैं इधर नीचे ले आया हूँ। ऐसे ही दूसरा कार्बन देखें, ये कार्बन इसके साथ ये H है, ये H एज इट इज है, और ये जो CH3 राइट साइड पर है, इस CH3 को मैं टॉप पे ले गया हूँ। ठीक है, ये CH3 टॉप पे आ गया। अब इसी स्ट्रक्चर में से ये मैंने डबल बॉन्ड हटा दिया, सिंगल बॉन्ड कर दिया, और इसको दो बार रिपीट कर दिया। क्योंकि होता क्या है, जब डबल बॉन्ड टूटता है तो बराबर वाला मॉलिक्यूल और मतलब दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एडिशन हो जाती है। अब बात समझ में आई है बेटा? हाँ बेटा, CH3 लिख सकते हैं, बट कोशिश करें कि जिस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है आप भी वैसे ही बनाएं, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो फिर एग्जामिनर डिस्क्रेशन पे होगा कि वो मार्क्स दे आपको ना दे, तो बेहतर ये है कि जैसे बना हुआ है बिल्कुल सेम वैसे ही आप भी बनाएं। अगर नहीं बना हुआ होता तो जैसे मर्जी बना देते। ठीक है जी। डिस्क्राइब टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, डिस्क्राइब टू इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कॉज बाय द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक जो है ये क्या करते हैं, ऑन बर्निंग रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस। ठीक है, टॉक्सिक गैसेस रिलीज करते हैं। कॉजेज लैंडफिलिंग, लैंडफिलिंग। ठीक है, एंड पोल्यूट सी वाटर। ठीक है, पोल्यूट सी वाटर या ओशंस कह दें। तो आपने कोई भी दो पॉइंट्स लिखने हैं, तो ये लेट से दो पॉइंट्स हो गए, तो ये काफी है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6। Steam reacts with carbon to produce carbon monoxide. Steam reacts with carbon to produce carbon monoxide and hydrogen. Steam का रिएक्शन है, कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, डेल्टा H इज पॉजिटिव। ठीक है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। व्हाई द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रीजन क्या हो गया? सिंपल, वही जो कल भी हमने बात की थी कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज, bond breaking is endothermic, it requires energy. Bond making is exothermic, it releases energy. Ab why this reaction is endothermic? More energy absorbed in bond breaking than energy released in making. ठीक है जी। The transfer of thermal energy in a chemical reaction is called the enthalpy change. Write the symbol for the enthalpy change. Include a sign for an endothermic enthalpy change. तो symbol of enthalpy change क्या है? डेल्टा H, और endothermic का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। Carbon monoxide, water, and carbon dioxide are formed during the incomplete combustion of carbon-containing fuel. Name one other substance formed during the incomplete combustion of carbon-containing fuel. ठीक है जी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है इनकम्प्लीट कंबशन में, और कार्बन पार्टिकल्स या जिन्हें सूट कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन पार्टिकल्स कह दें, सूट कह दें, और ऑल्सो नोन एज पार्टिकुलेट्स। एयर एंड वाटर में डिस्कस किया था हमने। स्टेट वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, तो इट इज
टॉक्सिक गैस, ठीक है जी, कॉजेज ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, क्योंकि एक मार्क है तो अगर आप खाली टॉक्सिक भी बता दें तो काफी है। ठीक है जी। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। Describe two advantages of a hydrogen oxygen fuel cell compared with a gasoline petrol engine. हाँ जी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स के सबसे बड़ा जो फायदा है, the only product is वाटर। यहाँ पे कोई वेस्ट गैस नहीं होती, ठीक है। तो ओनली प्रोडक्ट इज वाट, नो टॉक्सिक गैसेस रिलीज्ड, ठीक है, नो टॉक्सिक गैसेस रिलीज्ड। एंड नंबर टू, ये जो प्रोसेस है इट ट्रांसफर्स मोर एनर्जी, ठीक है। या आप सिंपल ये कह दें कि हायर एफिशिएंसी, ये ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होता है, ज्यादा एनर्जी पर ग्राम जो है वो रिलीज करता है। इट रिलीजेस मोर एनर्जी पर ग्राम कंपेयर टू फॉसल फ्यूल, ठीक है। फॉसल फ्यूल के मुकाबले में ये ज्यादा रिन्यूएबल नहीं है बेटा। ये वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से, किस सोर्स से जो है वो इसको ले रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कल डिस्कस कर लेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। अभी तरह ये पेपर कंप्लीट कर लूँ मैं। हाँ, एफिशिएंट आप लिख सकते हैं, बट रिन्यूएबल डिपेंड करता है कि आपको सोर्स मेंशन हो कि किस सोर्स से आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्रैकिंग से ही आ रही है तो फिर वो रिन्यूएबल तो नहीं है ना बेटा। तो सोर्स मेंशन करना लाजमी है, ठीक है। वो अगर सोर्स मेंशन होगी तो फिर जो है वो हम लिख सकते हैं। हाँ, हार्मलेस प्रोडक्ट तो बता दिया ना हमने कि कार्बन वाटर बन रहा है, बस अब उसको कितनी बार लिखेंगे हम। एफिशिएंट आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट। HCl का रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट के साथ। A student titrate 20 cm cube of 0.025 mole per dm cube of sodium carbonate. Sodium carbonate का volume और concentration given है with dilute hydrochloric acid using methyl orange as an indicator. A volume of 15.5 cm cube of dilute hydrochloric acid react exactly with 0.025 mole per dm cube of sodium carbonate. Calculate the concentration in moles per dm cube of dilute hydrochloric acid. तो आपने HCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है HCl की। सोडियम कार्बोनेट का वॉल्यूम गिवन है, सोडियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन गिवन है। तो पहले क्या करते हैं, पहले मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट दैट वुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तीन इंडिकेटर्स हैं बेटा, वो सिलेबस में आप देख लें, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस और थाइमोल्फिथलीन है। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0250। वॉल्यूम है 20/1000। तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 20/1000, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.0250। तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻⁴। 5 × 10⁻⁻⁴, ये मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब रेशियो मेथड से देख लेते हैं HCl के मोल्स कितने हैं, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, मोल्स ऑफ HCl वुड बी मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 2। तो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो 1 × 10⁻⁻³ 1 × 10⁻⁻³ ये मोल्स आ गए। अब आप कंसंट्रेशन निकाल लें, वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 × 10⁻⁻³ वॉल्यूम 15.5 डिवाइडेड बाय 1000। तो कितनी आ रही है, 0.0645, 0.0645 मोल्स पर dm क्यूब।
स्टेट द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एल्कलाइन सोल्यूशन। एल्कलाइन सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो कलर देगा, एसिडिक में रेड होता है और एल्कलाइन सोल्यूशन में येलो, एसिड में रेड होगा। ठीक है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज के एक्वस सोल्यूशन में क्या मौजूद होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। Calculate the volume measured at RTP of carbon dioxide produced in CM3 when 2.65 grams of sodium carbonate reacts with excess hydrochloric acid. तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का इन CM3। गिवन क्या है? मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 2.65। तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसका एमआर कैलकुलेट कर लें। सोडियम 23 into 2 46 प्लस कार्बन 12 प्लस 16 3 48 106। तो 2.65 डिवाइडेड बाय 106 विच इज द एमआर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 2.65 डिवाइडेड बाय 106, 0.025। सोडियम कार्बोनेट के मोल्स को कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स में, सेम रेशो है। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने हैं? 0.025। अब वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। CM3 निकालना है तो एक मोल का वॉल्यूम, गैस के एक मोल का वॉल्यूम 24,000 CM3। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 24,000। मोल्स कितने हैं? 0.025 V अपॉन 24,000। तो ये हो जाएगा 20.025 मल्टीप्लाई बाय 24,000। तो 600 आंसर आ रहा है, 600 CM3। Hydrochloric acid is a strong acid. Define the term strong in the phase strong acid. Completely ionizes, okay जी, which completely ionize. Oxides of nitrogen contribute to acid rain. State one other adverse effect of oxides of nitrogen. They cause photochemical smoke. Photochemical smoke. अच्छा जी। Oxides of nitrogen are removed from car exhaust by catalytic converter. Complete the symbol equation for the reaction that occurs in catalytic converter. तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से, क्या बनता है? नाइट्रोजन बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड, रीडॉक्स रिएक्शन होता है और ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। The equation for the reaction of carbon monoxide with hydrogen. Carbon monoxide with hydrogen at a high temperature in a closed container is shown. So reversible reaction है. The forward reaction is exothermic. Delta H is negative. Predict and explain the effect, if any, on the position of equilibrium when the pressure is increased and the temperature remains constant. हाँ जी, तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैस के? 3, यहाँ पे 1। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? जहाँ पे मोल्स ऑफ गैस कम है। तो कम कहाँ पर है? राइट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, number of moles of gas are less or fewer on right side। ठीक है, तो एक मार्क की प्रिडिक्शन हो गई और एक मार्क की एक्सप्लेनेशन हो गई। फॉग और ये सेम बात नहीं है बेटा। फॉग जो है ना वो प्योर होती है, उसमें कोई फॉग मतलब कि उसमें कोई पोल्यूटेंट्स मौजूद नहीं है। फॉग प्लस जो पोल्यूटेंट गैसेस हैं वो स्मॉग कहलाता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद predict and explain the effect if any on the position of equilibrium when the temperature is increased। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे and the pressure remains constant। तो क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? राइट पर या लेफ्ट पर? हाँ जी, डेल्टा एच नेगेटिव है तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे जाएगा या राइट पर जाएगा?
लेफ्ट पे जगह, बिल्कुल ठीक है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट अप बिकॉज अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, एंड एंडोथर्मिक फेवर्स बैकवर्ड रिएक्शन, एंडोथर्मिक फेवर्स हाई टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, position of equilibrium moves on left। ठीक है जी, लेफ्ट बिकॉज बैकवर्ड रिएक्शन इज reverse reaction is endothermic, it absorbs energy। Methanol reacts with एंडोथर्मिक की एनर्जी प्रोडक्ट साइड पर ज्यादा होती है, मतलब मैं समझा नहीं बेटा, प्रोडक्ट साइड पर ज्यादा होती है मतलब एंडोथर्मिक तो लेफ्ट की, मतलब प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कोई भी साइड पे हो सकता है। इस केस में आप कह लें कि बैकवर्ड रिएक्शन है। methanol reacts with ethanoic acid, methanol reacts with ethanoic acid to produce an ester। ठीक है, नेम द ईस्टर एंड ड्रॉ इट्स डिस्प्लेड फॉर्मूला। जी, तो मीथेनॉल रिएक्ट कर रहा है तो अल्कोहल से क्या बन जाएगा, मिथाइल। मीथेनॉल जो है ये किसमें कन्वर्ट होगा, मिथाइल में, और इथेनोइक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, इथेनोएट। अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अल्कोहल से अल्काइल आएगा और एसिड से O8 आ जाएगा, तो मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। और डिस्प्लेड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले मिथाइल बना देते हैं CH3, या आपकी मर्जी है पहले इथेनोएट बना दें CH3, उसके बाद O, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये इथेनोएट आ गया। ठीक है जी, दिस इज मिथाइल इथेनोएट। इथेनोएट वाले पार्ट में दो कार्बन और मिथाइल। Methanol is a member of the alcohol homologous series. Describe two general characteristics of a homologous series। ठीक है, तो आपने homologous series की कोई भी दो जनरल characteristics बतानी है, तो they have same functional group, same functional group, same general formula, regular trend in physical properties, ठीक है, differs by CH2, similar chemical properties। जो पांच आपको लिखवाई थी, कोई सी भी दो लिखते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, Table 9.1 shows the melting point and relative electrical conductivities of three elements। ठीक है, calcium, carbon and iodine। Use ideas about structure and bonding to explain the difference in the melting point of diamond and iodine। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 3540, और आयोडीन का क्या है, 114। ठीक है, तो डायमंड, यूज आइडियाज अबाउट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो डायमंड क्या है, डायमंड इज अ जाइंट स्ट्रक्चर, डायमंड giant molecular structure with large number of strong covalent bonds। ठीक है जी, नो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये चाहे तो मेंशन करें, ना भी मेंशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड आयोडीन, आयोडीन इज a simple molecular structure, simple molecular structure with weak intermolecular forces, with weak intermolecular forces, therefore low melting point, low melting point। ठीक हो गया जी। वेंडरवॉल फोर्सेस कभी भी स्ट्रांग नहीं होती बेटा, वेंडरवॉल फोर्सेस हमेशा वीक होती हैं, कभी भी नहीं लिखना वेंडरवॉल फोर्स, स्ट्रांग वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है जी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को लिखना चाहें आप लिख दें, ठीक है, बट इतना काफी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, ना ही आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता भी कोई भी कोई मेंशन नहीं है। मतलब आपको सिंपल ये बताना है कि ये जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है और वेंडरवॉल फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स है।
वेंडरवॉल तो होती ही वीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ही दूसरा नाम वेंडरवॉल है, ठीक है, और ये नाम भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही ध्यान में रखनी है। लिख दें वो, अगर कहीं पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जैसे सिंपल मॉलिक्यूलर में है तो वहां आप लिखना चाहें तो लिख दें वेंडरवॉल। बट वेंडरवॉल बाय नेचर ही जो है ना ये वीक फोर्स है, ये कभी भी स्ट्रांग होती नहीं है। वो क्यों नहीं होती वो तो आप सीनियर क्लासेस में आएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स लिखना है। द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ कैल्शियम एंड आयोडीन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ कैल्शियम एंड आयोडीन। हाँ जी, तो कैल्शियम एंड आयोडीन जो है, कैल्शियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? कैल्शियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है गुड और आयोडीन पुअर। उसकी वजह क्या है? कैल्शियम मेटल है, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। कैल्शियम इज मेटल, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाइल आयोडीन हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में यूज हो रहे होते हैं, तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर व्हाई ग्रेफाइट इज अ लिब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि इन ग्रेफाइट इट इज अ हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। हाँ, खाली अगर लेयर स्ट्रक्चर लिख दें तो भी सही है। हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है। layers are connected to each other, layers are connected to each other through, यहाँ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, therefore they slide onto one another। जिसकी वजह से ये लिब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है। मतलब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये ऐसे हेक्सागोनल लेयर फॉर्म में होता है। हमने क्लास में बनाया भी था स्ट्रक्चर। लेट्स से ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। तो ये जो लेयर्स हैं इनके दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो दैट्स व्हाई दीज लेयर्स दे स्लाइड ओवर वन अनदर, ठीक है, ये स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से ये एज अ लिब्रिकेंट यूज हो सकता है। अह, बेटा आयोडीन जो मतलब आपके सिलेबस में जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तीन ही है। डायमंड ग्रेफाइट और डायमंड ग्रेफाइट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तीन है। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रक्चर आएगा तो वो आपको वो मेंशन होगा या उसकी कोई प्रॉपर्टीज आपको ऐसी दी जाएंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। आयोडीन तो आपको मालूम है ना, ये मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो आयोडीन ये तो आप स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हो, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सिर्फ दो एटम्स है, तो दो एटम वाला स्ट्रक्चर जाइंट कैसे हो सकता है? ठीक है ना। तो जाइंट तीन ही है आपके सिलेबस में, तो आयनिक कंपाउंड जाइंट होते हैं और मॉलिक्यूलर में डायमंड ग्रेफाइट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। लुब्रिकेंट मतलब बेटा जो एज अ ग्रीस के तौर पे यूज कर सकें, जिसमें स्लिपरी नेचर हो, वो लुब्रिकेंट है। नहीं, स्ट्रक्चर बनाने को आ भी सकता है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, आपके सिलेबस का है तो आप ध्यान में रखो। तो स्ट्रक्चर ऐसे सिंपल, बस ये याद रखो, इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं आएगी, बस ये पता होना चाहिए कि लेयर स्ट्रक्चर होता है। और ज्यादा से ज्यादा ज्यादा डिटेल बनाना चाहो तो ये बस हेक्सागोन बता दो, इससे ज्यादा और कोई डिटेल नहीं आएगी। और इतना पता होना चाहिए कि लेयर्स के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। वैसे तो मुझे नहीं याद पड़ता कभी ऐसे बनाने को आया हो, ठीक है। बट ये है कि आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए, ये आपके सिलेबस का है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात बेटा, आपका जो मॉक है, कि मेरे जहन से ना बात निकल जाए, क्योंकि अब वो पेपर स्टार्ट हो गए तो मुझे अब सही नहीं लग रहा कि मैं आप लोगों को इस तरह से बुलाऊं अभी। आप लोग पेपर्स की तैयारी स्टार्ट आप लोगों ने कर दी है, तो वो मॉक के चक्कर में जो है ना, टाइम मेरे हिसाब से जो है वो अब ऐसा टाइम नहीं है कि मॉक कंडक्ट करें। तो मैं आपको जो है ना वो ऑनलाइन पेपर शेयर करूंगा। और अब वो अगर आप बोले तो कल ही हम कर लेते हैं, कल मैं आपको ऑनलाइन पेपर एक शेयर कर दूंगा। तो आपने वो विद इन टाइम, अब वो आपके ऊपर है, जाहिर सी बात है। मैं आपने मतलब खुद से बैठ के वहां भी बुलाऊंगा तो भी आप डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए मतलब बेहतर है अपने अपने घर में बैठ के आराम से सॉल्व करें। एमएस आपके पास नहीं होगी मार्किंग स्कीम, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही करेंगे कि आपको मिले ना पास पेपर में सवाल। तो ये है कि वो फिर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। फिर उसके बाद जो पहले 10 पेपर मेरे पास आ जाएंगे, मैं आज
कोशिश करूंगा जितने में चेक कर सकूं। बेटा गैस पेपर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बस समझो सारे गैस पेपर है, कोई सा भी पेपर सॉल्व कर लो, सब गैस पेपर है। ठीक है, तो कोशिश करूंगा जितने सॉल्व हो जाएंगे। बाकी ये है कि मैं आपके साथ मार्किंग स्कीम भी शेयर कर दूंगा, फिर आप अगर बाद में मुझसे चेक करवाना चाहें तो वो चेक भी कर लेंगे। ठीक है, या कुछ डिस्कस मैं आपसे फिर ऑनलाइन पेपर सॉल्व भी करवा दूंगा आपको वो वाला, ठीक है, तो वहीं से आपको मार्किंग का आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, ये लास्ट पार्ट देख लें। A compound of sodium, iodine, and oxygen contain 11.62% sodium, 64.14% iodine, and this percent oxygen. Describe, deduce the empirical formula. एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तीन एलिमेंट हैं, तीन कॉलम बना लेते हैं। सोडियम, आयोडीन और ऑक्सीजन। तो सोडियम की परसेंटेज कितनी है? 11.62 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, उसके बाद आयोडीन 64.4 डिवाइडेड बाय 64.4 डिवाइडेड बाय आयोडीन का एटॉमिक मास। आयोडीन का एटॉमिक मास अराउंड 127 है, वो भी चेक कर लें। आयोडीन 127, ठीक है। ठीक है, वह 64.4, 127 और ऑक्सीजन 24.24 डिवाइडेड बाय 16। चलें इसको चेक कर लें। 11.62 डिवाइडेड बाय 11.62 डिवाइडेड बाय 23, ये आ गया 0.505। 0.505, 64.4 डिवाइडेड बाय 127.507, तकरीबन सेम ही आ रहा है। और 24.24 डिवाइडेड बाय 16, 1.5। तो स्मॉलर वैल्यू क्या है? ये दोनों ही स्मॉलर वैल्यू है, तो एक ही कंसिडर कर लें। 0.505, 0.505, 0.505। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 1 1 और 1.5 डिवाइडेड बाय 0.505, तो 3। तो फॉर्मूला क्या बन गया? NaIO3। NaIO3। चले जी, ये पेपर कंप्लीट हो गया। ठीक है जी।